Hello students, so today we are going to start with the new topic that is transport in plants. Okay? And as usual we are going to talk about the questions, different questions which have been asked in the previous competitive exams. Okay, so I hope you are going through the lectures properly. And जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने बता रखे those are very important questions. ठीक है, आने के चांसेस भी है और उस टाइप के क्वेश्चंस भी आने के चांसेस है. तो मेक श्योर यू आर पेइंग अटेंशन एंड यू आर वाचिंग दिस वीडियो. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है विच वाज आस्क्ड इन द ईयर, जिससे यहाँ पे अपन ने ईयर की मार्किंग कर रखी है. सो इट वाज आस्क्ड इन द ईयर 2017 एंड द क्वेश्चन इज द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज. ठीक है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? दैट इज एबिलिटी टू फ्लो. सो वी हैव लेस देन जीरो, मोर देन जीरो, बट लेस देन वन, मोर देन वन, जीरो. तो ये जो एमसीक्यू है दिस इज डायरेक्टली टेकन आउट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. अब टेक्स्ट बुक में दे रखा है कि द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर at the standard temperature which is not under any pressure is taken to be zero. ठीक है, so the question 1 का जो आंसर है that is going to be zero. That is going to be zero. ठीक है, question 2 देखते हैं. Which of the following facilitates helps? Which of the following facilitates opening of stomatal aperture? Okay, that is decrease in turgidity of the guard cells, decrease in the turgidity of the guard cells, या फिर रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स, या फिर लॉन्जिट्यूडनल ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफिब्रिल्स इन द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल्स. ठीक है, नाउ वाले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यार सेंटर में जो होता है वो स्टोमाटा होता है, उसके सराउंडिंग में गार्ड सेल्स होते हैं और गार्ड सेल्स के अंदर आपको माइक्रोफिब्रिल्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, गार्ड सेल्स के अंदर माइक्रोफिब्रिल्स देखने को मिलते हैं. So normally stomatas are open in the daytime and closed during the night. ये भी आपको पता है. The immediate cause of the opening or closing of the stomata is in the change of turgidity of the guard cell. This is very important. Okay. Closing of the stomata is change in the turgidity of the guard cell. यहाँ पे तो opening की बात हो रही है. ठीक है. The inner wall of each guard cell towards the pore of the stomatal aperture is thick and elastic. So द इनर वॉल, अच्छा दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा स्टोमाटा के लिए, गार्ड सेल के लिए. द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल टुवर्ड्स द पोर और द स्टोमेटल अपर्चर इज थिक एंड इलास्टिक. अंदर की तरफ का जो वॉल होता है विच इज टुवर्ड्स द स्टोमाटा वो थिक होता है, जाड़ा होता है, इलास्टिक होता है. व्हेन टर्जिडिटी इंक्रीजेस विद इन द गार्ड सेल each stomatal aperture of the pore, the thin outer wall bulge out and force the inner walls into a crescent shape. ठीक है, तो जब भी अंदर की तरफ पानी आता है जिसकी वजह से द सेल स्वेल होने लगता है. अब जब सेल स्वेल हो रहा है तो जो थिन आउटर वॉल है, बाहर की जो वॉल है वो क्या होने लगती है, वो बल्ज होने लगती है. इट स्टार्ट्स बल्जिंग आउट. ओके, एंड फोर्सेस द इनर वॉल्स इनटू अ क्रीसेंट शेप, जिसकी वजह से स्टोमाटा बनता है या स्टोमाटा ओपन हो जाता है. The opening of the stomata is also aided due to the orientation of the microfibrils in the cell walls of the guard cell. तो वो microfibrils कहाँ present है? तो ये भी याद रखोगे कि cell wall के अंदर present है microfibrils, and cellulose microfibrils are oriented radially rather than longitudinally, making it easier for the stomata to open. जो orientation है microfibrils का वो क्या है? Radial orientation है, not longitudinal orientation. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखो मैं जो बोल रहा हूँ आपको. व्हेन द गार्ड सेल्स लूज टर्गर, जब पानी निकल जाएगा ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर, द इलास्टिक इनर वॉल्स रिगेन देयर ओरिजिनल शेप. द गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड एंड द स्टोमा क्लोजेस. ठीक है, तो जो मैंने बातें बोली इसके हिसाब से अगर आप देखो तो डिक्रीज इन टर्जिडिटी गलत है, लॉन्जिट्यूडनल ओरिएंटेशन भी गलत है, क्योंकि ओरिएंटेशन तो क्या होता है, तो मैंने अभी बताया रेडियल ओरिएंटेशन होता है, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, ये भी गलत है. So the right option is option number 2, that is radial orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of the guard cells. ठीक है, मूविंग टू दी, अच्छा सेकंड वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेकंड. थर्ड की बात करते हैं. वाटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट लीफ, water vapor comes out from the plant leaf through the stomatal opening
To the same stomatal opening, carbon dioxide diffuses into the plant during the photosynthesis. The reason out of the above statements using one of the following options. Okay, so both process cannot happen simultaneously. Both process can happen together because the diffusion coefficient of water and CO2 is different, and the above process happens only during night time. One process occurs during the daytime and the other at night. This is wrong. Okay, your fourth option is wrong, third option is wrong, and both processes cannot happen simultaneously. This is also wrong. Okay, both the process can happen together because the diffusion coefficient of water and CO2 is different. दोनों का जो कोएफिशिएंट है, डिफ्यूजन कोएफिशिएंट वाटर और CO2 का, वो अलग अलग है. इसकी वजह से दोनों चीजों का एब्जॉर्प्शन साथ में हो सकता है. ठीक है, डिफ्यूजन साथ में हो सकता है. ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर 2 of question number 3 is correct. Specialized epidermal cells surrounding the guard cells are called. Okay, this is a very simple question. जो स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स है सराउंडिंग द गार्ड सेल्स, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है सब्सिडरी सेल्स. दे आर टर्म्ड एज सब्सिडरी सेल्स. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है सब्सिडरी सेल्स. ठीक है, मूविंग अहेड. Going to the fifth question. Okay, so this is, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, we have the epidermal cells, subsidiary cells, chloroplast, okay, guard cells and all. Okay, moving to the fifth question. A few drops of sap were collected by cutting across a plant stem. Okay, आप प्लांट के स्टेम को कट करते हो तो जो सैप निकलता, ऊज आउट करता है जो सैप, उसकी बात हो रही है. ठीक है, प्लांट सैप by a plant stem by a suitable method. The sap was tested chemically. Okay, जो sap निकलेगा उसको chemically test करना है आपको. So which one of the following test result indicates that it is a phloem sap? अच्छा, और टेस्ट कौन से टेस्ट के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि जो सैप निकल रहा है, जो लिक्विड ऊज आउट हो रहा है, वो फ्लोएम सैप है. ठीक है, सो वी हैव द लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? जब आप प्लांट के स्टेम को कट कर रहे हो, जो लिक्विड बाहर ऊज आउट हो रहा है, अगर उस लिक्विड का आप टेस्ट कर रहे हो लैब में, तो कौन से बेसिस पे आप बोलोगे कि यार ये जो लिक्विड बाहर निकला है ये फ्लोएम सैप है. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सेंस ऑफ शुगर है. ओके, फ्लोएम में तो एब्सेंस ऑफ शुगर कहाँ से हो सकती है? ठीक है, वहां पे तो शुगर प्रेजेंट होने वाला है. एसिडिक है या फिर एल्कलीन है. ठीक है, तो फ्लोएम सैप जो होता है ना, अगर आप थियरी के हिसाब से देखो तो फ्लोएम सैप इज एल्कलीन ड्यू टू एक्टिवली पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम द कंपेनियन सेल्स टू द आउटर सेल. ठीक है, तो आपका जो फ्लोएम होता है उसके अंदर से प्रोटॉन्स को बाहर की तरफ पंप कर दिया जाता है. तो अगर आप प्रोटॉन को बाहर की तरफ पंप कर दोगे फ्लोएम सैप में से, तो फ्लोएम सैप क्या हो जाएगा? H प्लस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर. तो यहाँ पे थ्योरी में क्या बोला है कि यार H प्लस को तो बाहर पंप कर दिया जाता है फ्लोएम सैप से कंपेनियन सेल्स के थ्रू. ठीक है, तो आउटर सेल्स, कंपेनियन सेल्स क्या करेंगे? फ्लोएम सैप में से H प्लस को, प्रोटॉन्स को बाहर जो दूसरे सेल्स है आउटर सेल्स की तरफ पंप कर देंगे. ठीक है, तो आपके फ्लोएम सैप के अंदर तो H प्लस का नंबर या अमाउंट काफी कम हो जाएगा. तो H प्लस अगर कम है, दैट मीन जो फ्लोएम सैप क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी बेसिक. ठीक है, अगर H प्लस ज्यादा होता तो फ्लोएम सैप क्या होता है? एसिडिक होता, बट यहाँ पे पंप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो फ्लोएम सैप होता है वो एल्कलीन होता है. क्या होता है? एल्कलीन होता है. तो अगर आप टेस्ट में पता लगा लेते हो कि यार ये जो लिक्विड है ये एल्कलीन है, तो आप बोल सकते हो यस द फ्लोएम सैप इज yes it is a phloem sap because it is alkaline. ठीक है, अगर एसिडिक है तो भी फ्लोएम सैप्स नहीं है, एब्सेंस ऑफ शुगर है तो भी फ्लोएम सैप नहीं है. द करेक्ट ऑप्शन is 4 for question number 5. Okay, so which one gives the most valid and the recent explanation for stomatal movement? ठीक है, कौन सा stomatal movement की यहाँ पे बात कर रहे हैं? So potassium influx and efflux,
Then we have the another option, starch hydrolysis, guard cell photosynthesis and transpiration. So अगर आपने स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग की थ्योरी पढ़ रखी है अच्छे से तो दिस इज वेरी सिंपल. ओके, मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन अ प्रॉपर वे. ड्यूरिंग दी नाइट टाइम, अगर मैं नाइट टाइम की बात करता हूँ, आई एम सॉरी, अगर मैं डे टाइम की बात करता हूँ तो डे टाइम में क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ के प्लस आयंस बाय द गार्ड सेल्स, इंक्रीज सोल्यूट कंसंट्रेशन. इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सोल्यूट का कंसंट्रेशन वो काफी बढ़ जाएगा और वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, which leads to the end osmosis of water. ठीक है, and increases the turgidity. ओके, टर्जिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, टर्जिडिटी बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, स्टोमाटा ओपन हो जाएगा. फिर से रिपीट करता हूँ. ओके, H प्लस का जब एक्यूमुलेशन गार्ड सेल्स में बढ़ जाता है तो उसका जो सोल्यूट कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, उसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है. तो वाटर पोटेंशियल कम हो गया मतलब अब बाहर की तरफ से बाजू वाले सेल में से, सराउंडिंग सेल्स में से क्या होगा, पानी गार्ड सेल के अंदर एंटर होगा और गार्ड सेल क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी. तो दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द के प्लस. ठीक है, अब अगर मैं नाइट की बात करता हूँ तो नाइट में क्या होता है कि लॉस ऑफ के प्लस आयन सक्योर्स बाय द गार्ड सेल. के प्लस आयंस को लूज कर दिया जाता है, गार्ड सेल लूज कर देता है. ओके, विच विच जिसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज सोल्यूट कंसंट्रेशन. सोल्यूट का कंसंट्रेशन अगर कम हो जाएगा तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा और वाटर पोटेंशियल अगर बढ़ जाता है तो एक्स ऑस्मोसिस होगा, पानी बाहर की तरफ जाएगा. ठीक है, और पानी जब बाहर की तरफ जाएगा तो जो गार्ड सेल था अपनी टर्जिडिटी लूज कर देगा. और जब गार्ड सेल ने अपनी टर्जिडिटी लूज कर दी तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा, अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा, जिसकी वजह से स्टोमाटा बंद हो जाएगा. ठीक है, तो अगर गार्ड सेल को ओपन करना है तो के प्लस का एक्यूमुलेशन बढ़ाना है गार्ड सेल के अंदर, और अगर स्टोमाटा बंद करना है तो के प्लस को बाहर निकालना है. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज इनफ्लक्स. So influx is responsible for the turgidity of the guard cell and efflux is responsible for the normal cell, guard cell. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है, ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं. सो ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स. ठीक है, सो इन प्लांट्स बाय, सो ट्रांसपिरेशन आपको पता है दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल. ओके, सनलाइट क्या करती है, सोलर सन की हीट की वजह से पानी जो गार्ड सेल्स थे, जो लीफ के सेल है उसमें से पानी का लॉस होता है, इवोपरेशन होता है. ठीक है, इवोपरेशन होने की वजह से एक सक्शन पुल क्रिएट होता है जिसकी वजह से पानी रूट में से ऊपर की तरफ पुल होता है. बिकॉज ऑफ द सक्शन प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू इवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन, ओके, वाटर इज पुल्ड अप इन द लीव्स. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पुलिंग एंड पुशिंग इट रिस्पेक्टिवली, पुशिंग इट अपवर्ड्स, पुशिंग एंड पुलिंग इट रिस्पेक्टिवली, या फिर पुशिंग इट अपवर्ड्स. So transpiration and root pressure causes water to rise in plants by pulling and pushing it respectively. क्योंकि वहाँ पे दो फोर्सेस काम करते हैं, आपको पता है, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स जो वाटर लाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है एंड एडहेसिव फोर्स जो अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करता है. तो पुलिंग एंड पुशिंग दोनों चीजें यहाँ पे होगी जिसकी वजह से पानी जाइलम के अंदर राइज करेगा. ठीक है, सो द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. The osmotic expansion of a cell kept in water is chiefly regulated by. The osmotic expansion of a cell kept in water is chiefly regulated by. So this is a very simple question. ठीक है, आपको पता है कि यार कौन सी चीज ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड है, ये चार ऑप्शन में से. तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, प्लास्टिड नहीं है, राइबोसोम्स नहीं है, बट वैक्यूल्स है. ओके, वैक्यूल्स ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं और आपको पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल इज टेकन अप बाय द वैक्यूल्स. ठीक है, तो वैक्यूल्स यहाँ पे मैनेज करेगा ऑस्मो रेगुलरिटी. वो जो भी एक्सपांशन होता है सेल का, सेल टर्जिड हो जाता है या सेल वापस नॉर्मल शेप में आ जाता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द वैक्यूल्स. ये वैक्यूल्स कंट्रोल करने वाले. सो द ऑस्मोटिक एक्सपांशन इज गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय द वैक्यूल्स. ठीक है, ओके, तो आपको पता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, श्रिंकेज हो जाती है. हाइपोटोनिक सोल्यूशन में स्वेल हो जाता है एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन में नॉर्मल रहता है, फ्लैसिड रहता है. ओके, लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन, लेंटिसेल्स किस काम में इन्वॉल्व, तो आपको पता है लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन दी गैशियस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन, फ्रूट ट्रांसपोर्ट या फिर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो यहाँ पे लेंटिसेल्स आपको पता था यार गैशियस एक्सचेंज का काम करते हैं.
ओके। कभी कभी स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी होता है लेंटिसल से, लेंटिसेलुलर ट्रांसपिरेशन उसे कहा जाता है। ठीक है, अगर लेंटिसल्स की मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हो, ये जो ट्री का बार्क आपको दिख रहा है, उस बार्क के ऊपर ये जो छोटे छोटे से प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, लेंटिसल्स कहा जाता है। ओके, दिस आर एरेटिंग पोर्स इन द बार्क ऑफ अ वुडी प्लांट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको पता होना चाहिए लेंटिसल्स का प्रेजेंट कहाँ होता है, डेड वाले डेड रीजन में होता है, मतलब बार्क के ऊपर होगा, लीव्स के ऊपर लेंटिसल्स नहीं होंगे। जो डेड रीजन होगा, जो हार्ड रीजन है, उसके ऊपर लेंटिसल्स आपको देखने को मिलेंगे। The lenticels appear on the surface of the bark as raised scars containing oval or rounded depressions. The margins of lenticels is surrounded by raised by coxels, and the function is exchange of gases. So the option number 2 is correct for lenticels. ठीक है? Which of the following criteria does not pertain to facilitated transport? Okay, इसमें से कौन सा criteria is not applicable for facilitated transport? ठीक है, so requirement of special membrane proteins correct है, highly selective correct है, transport saturation correct है, uphill transport. Okay, तो अपहिल ट्रांसपोर्ट आपको फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं देखने को मिलता है, बिकॉज अपहिल ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है, अपहिल ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में देर इज नो एनर्जी, देर इज नो एटीपी बीइंग यूज्ड, ओनली द हेल्प ऑफ द प्रोटीन इज टेकन। ओके, खाली प्रोटीन की मदद ली जाती है, और ये प्रोटीन कोई एनर्जी यूज नहीं करता है। ठीक है, सो एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा है आपने, तो जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है या फिर डिफ्यूजन है, ये किस में आते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी यूज की जाती है, उसमें एनर्जी यूज की जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? सो ऑप्शन नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 इज करेक्ट, अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। बाकी ट्रांसपोर्ट ऑफ सेचुरेशन भी होगा, हाईली सिलेक्टिव भी होगा, पोरीन्स की अगर आप बात कर सकते हो। ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसका नाम पोरीन मैंने अभी बोला। ठीक है, so let's move ahead now. What does photosynthesis refer to? See, आप पढ़ रहे हो तो you have to read it properly. Okay, जैसे मैंने photosynthesis पढ़ लिया. Okay, this is not photosynthesis, this is photosynthesis. Okay, so photosynthesis क्या हो गए? वो चीजें हो गई जो photosynthesis में participate करती है. So what does photosynthesis refer to? For process by which green plant synthesize food, this is known as photosynthesis. Raw materials utilized by plants in photosynthesis. Okay, and byproducts of photosynthesis, या फिर the food synthesized by leaves. So the correct option is photosynthetates are the food. जो leaves ने बनाया ना, उस food को photosynthetates भी कहा जा सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ फ्लो अकरिंग इन जाइलम इज। ओके, आपको पता होना चाहिए कि फ्लोएम की जब बात करते हैं तो फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, जब नॉर्मल कंडीशंस होती है तो जो खाना लीफ में बना है वो खाना लीफ से स्टेम की तरफ जाएगा, रूट की तरफ जाएगा, और स्टेम में और रूट में स्टोर भी किया जाता है ना। एडवर्स कंडीशन के लिए प्लांट काफी स्मार्ट होता है, तो प्लांट क्या करता है? एडवर्स कंडीशन के लिए रूट में स्टोर करता है, स्टेम में स्टोर करता है। अगर आप रूट की बात करो तो रेडिश हो गया, ठीक है, कैरेट हो गया। अगर आप स्टेम की बात करो तो पटैटो हो गया। ठीक है, तो जब एडवर्स कंडीशन आ गई तो ये जो स्टोर किया हुआ था फूड, उसको अपनी स्टोर वाली जगह से लीफ के पास पहुंचाया जाएगा। तो अगर यहाँ पे फ्लोएम की बात होती तो ये सब बोल सकते थे फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल, बट यहाँ पे जाइलम की बात होती है, और जाइलम क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल होता है, बिकॉज पानी का जो एब्सॉर्प्शन होता है वो रूट के थ्रू ही होता है, जमीन से ही होता है, सॉइल से ही होता है। ओके, इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाई दी लीव्स। ओके, कितनी भी बारिश हो जाए, लीव्स के ऊपर कितना भी पानी आ जाए, बट लीव्स पानी एब्जॉर्ब नहीं करने वाले, क्योंकि लीव्स के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो ट्रांसपिरेशन को अवॉइड करने के लिए प्रेजेंट होता है। तो वही वैक्सी सब्सटेंस पानी की एंट्री लीफ के अंदर रोक देगा। ठीक है, सो देयर इज नो चांस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द लीफ। वाटर कैन ओनली बी एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स, सॉइल के थ्रू रूट से पानी पास होकर ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? सो यहाँ पे जो फ्लो रहने वाला है, द फ्लो इज गोइंग टू बी यूनिडायरेक्शनल, द फ्लो इज गोइंग टू बी यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, सो टाइप ऑफ फ्लो अकरिंग इन जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो स्मॉलर सब्सटेंसेस डिफ्यूज एट फास्टर रेट, ओके करेक्ट है, छोटी चीजें फटाफट डिफ्यूज हो जाएगी, दैट इज करेक्ट। डिफ्यूजन अकर्स, सॉरी, डिफ्यूजन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन depends on the lipid solubility of the substance, okay this is also correct। Substance that have hydrophilic moiety, hydrophilic is scared of water, I'm sorry, water loving, pass easily through the membrane, okay so this is wrong, okay because substance which are water loving cannot pass through water। इसका एग्जांपल आपको पता है, पोरीन की प्रेजेंस है मेम्ब्रेन के अंदर और जिसके थ्रू पानी पास होता है। अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट होता तो पानी आराम से मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाता, कोई स्पेशल प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट because the inner layer of the membrane is hydrophobic, it won't allow the water to pass through, ठीक है, तो इसलिए स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स वहां पे रखे होते हैं जो पानी को पास करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट है सब्सटेंस दैट हैव हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग जो है कैन पास इजीली थ्रू द मेम्ब्रेन, दिस इज रॉन्ग। अगर करेक्ट होता तो पानी को पास कराने के लिए पोरीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। सब्सटेंस सॉल्युबल इन लिपिड डिफ्यूज फास्ट, ओके ठीक है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के लिए? तो सिंपल डिफ्यूजन इज हाईली सिलेक्टिव, दिस इज रॉन्ग। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज एन एग्जांपल ऑफ अपहिल ट्रांसपोर्ट, ओके दिस इज रॉन्ग बिकॉज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में तो अपहिल ट्रांसपोर्ट होता ही नहीं है ना। प्रीवियस लेक्चर में आपने देख लिया, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया, अपहिल ट्रांसपोर्ट में हमेशा आपको एनर्जी चाहिए होती है, ये बात दिमाग में बिठा लो, ओके। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। फैसिलिटेट का मतलब होता है मदद, ओके यहाँ पे मदद किसकी ली जाती है? तो मदद ली जाती है स्पेशल प्रोटीन की, एनर्जी की नहीं, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, ओके दिस इज रॉन्ग। एंड द लास्ट ऑप्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हैज द टेंडेंसी टू सैचुरेट, ओके सो द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। बाकी के तीन ऑप्शन गलत है क्वेश्चन 4 के, ओके सो फिफ्थ, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट आर टाइप्स ऑफ, ये जो तीन चीज है ये तीनों किसके टाइप्स है? यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट आर टाइप्स ऑफ, सो सिंपल डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ओके सो दिस आर द टाइप्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बिकॉज यहाँ पे एनर्जी यूज नहीं होती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सोल्यूट पोटेंशियल इज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके सोल्यूट पोटेंशियल आपको पता है सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ठीक है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, see solute potential is negative, is not going to be positive, और दे रखा है, ठीक है। और मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ होना चाहिए था सोल्यूट पोटेंशियल इज नेगेटिव, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। तो आपका स्टेटमेंट एक गलत है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सोल्यूट पोटेंशियल, ओके। यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल इज साई, यूनिट ऑफ वाटर पोटेंशियल इज साई, ओके सो दिस स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है। water potential is of affected, sorry, water potential is only affected by solute potential, okay this is wrong as well, okay so option number B जो है that is at atmospheric pressure water potential equals to solute potential, this is correct। at atmospheric pressure the water potential equals to solute potential, option number B of question 6 is correct। osmosis is a, okay this is very simple question, passive process है, एक्टिव प्रोसेस है, सिलेक्टिव प्रोसेस है या फिर हाईली सिलेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो इट इज अ पैसिव प्रोसेस, ठीक है ना, नो एनर्जी यूज, सो इट्स अ पैसिव प्रोसेस, अपहिल ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाएगा। प्लाज्मोलाइसिस अकर्स इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या फिर आइसोबैरिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने देखा, अगर मैं सेल के सराउंडिंग में एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लेता हूँ तो सेल स्वेल हो जाता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल नहीं, प्लांट सेल स्वेल हो जाता है। मतलब क्या हो गया, जो वाटर कंटेंट था वो सॉल्वेंट जो था वो एंटर हो जाएगा कहाँ पे, सेल के अंदर चला जाएगा।
अगर मैं आइसोटोनिक सोल्यूशन लेता हूँ तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन इज इक्वल टू द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस सेल, ठीक है। बट अगर मैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन लेता हूँ तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट का कंटेंट होता है वो काफी कम होता है, ठीक है। सो आई कैन टर्म द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एज वेल, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में भी सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन क्या होता है, कम होता है। अब कम होने की वजह से क्या होगा, जब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन कम है तो सॉल्वेंट जो सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट क्या करेगा, सेल से बाहर निकल के आएगा। और जब वो सेल से बाहर निकल के आएगा तो सेल के सभी कंपोनेंट्स जो है ओके श्रिंक होने लग जाएंगे एक्सेप्ट द सेल वॉल। Okay, except the cell wall, all the components of the cell are going to shrink and are going to accommodate at one place inside the cell wall या in the cell, ठीक है। तो सेल श्रिंक हो रहा है, इसे कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रखा है आइसोबैरिक सोल्यूशन। सो मैं आइसोबैरिक सोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो दिस सॉल्यूशंस दे हैव अ स्पेसिफिक gravity as standard of reference, okay, they have a specific gravity, आइसोबैरिक सॉल्यूशंस के पास एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। सो ये तो यहाँ पे एप्लीकेबल है नहीं, ऑप्शन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, प्लांट सेल इज सेड टू बी फ्लैसिड व्हेन प्लेस्ड इन। अभी बात हुई थोड़ी देर पहले प्लांट सेल फ्लैसिड कहाँ हो जाएगा, तो अगर मैं इसे प्लेस कर देता हूँ आइसोटोनिक सोल्यूशन के अंदर तो प्लांट सेल हो जाएगा फ्लैसिड, ठीक है। सो मैं बाकी के ऑप्शंस तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। When a plant cell is placed in a hypotonic solution, which of the following events occur? हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि सॉल्वेंट का अमाउंट काफी ज्यादा है, और सॉल्वेंट का अमाउंट अगर ज्यादा है दैट मीन्स व्हाट, ओके, सॉल्वेंट सोल्यूशन से जाएगा सेल के पास और सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, ठीक है। तो सेल बिकम्स टर्जिड, ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सेल बिकम्स फ्लैसिड, दिस इज रॉन्ग। सेल रिमेन्स एज इट इज, दिस इज रॉन्ग। प्लाज्मोलिसिस occurs, this is wrong। प्लाज्मोलिसिस कहाँ होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में होगा। सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, रूट प्रेशर किसकी वजह से डेवलप होता है, ठीक है। सो वी हैव इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन, या फिर एक्टिव एब्जॉर्प्शन, या फिर लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, या फिर पैसिव एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो रूट प्रेशर इज गोइंग टू बी डेवलप ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक्टिवली एब्जॉर्प्शन चलता रहेगा, इसकी वजह से जो रूट के अंदर का प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसी प्रेशर की वजह से चीज़ें क्या होगी, इट वुड बी हेल्पफुल टू मूव थिंग्स अप, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि रूट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ओके, तो रूट में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्चुअली रूट हेड्स करते हैं, ठीक है। और जो एब्जॉर्प्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ओके, सो वी हैव अ वेरी बिग क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली फाउंड, carbohydrates are commonly found as starch in plant storage organs. Which of the following 5 properties of starch make it useful as a storage material? अच्छा, स्टार्च की कौन सी ऐसी 5 प्रॉपर्टी है जो उसको यूजफुल बना देती है और इम्पॉर्टेंट बना देती है एज अ स्टोरेज मटेरियल? वी हैव इजीली ट्रांसलोकेटेड, केमिकली नॉन रिएक्टिव, easily digested by animals, osmotically inactive, या synthesized during photosynthesis। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको एज अ स्टोरेज मटेरियल इज यूजफुल एज अ स्टोरेज मटेरियल, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखें, सो वी हैव ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, ये बात हुई थी, क्योंकि अगर प्लांट ग्लूकोज के फॉर्म में खाना स्टोर करता है तो ग्लूकोज क्या करेगा, इट वुड मिक्स अप विद द सॉल्यूशन और वो वहां से निकल जाएगा, सेल के अंदर स्टोर नहीं हो पाएगा। तो यू नीड समथिंग विच इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। तो स्टार्च जो होता है ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है, वो डिजोल्व नहीं होता है, ओके, वो डिजोल्व नहीं होता है, इसलिए आप बोल सकते हो वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है। और डिजोल्व नहीं होगा तो इट कैन बी स्टोर्ड इन दी सेल, क्योंकि पानी प्लांट में तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ पानी की मदद से होती है। तो अगर ग्लूकोज को स्टोर करने की कोशिश करते तो ग्लूकोज क्या करता, पानी के साथ मिक्स होकर निकल जाता सेल में से। बट बिकॉज स्टार्च
मिक्स नहीं होता है, डिसॉल्व नहीं होता है, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है, तो वो पानी के साथ मिक्स नहीं होगा और वो सेल के अंदर जमा रहेगा। सो ये तो एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होगी। दूसरी जो प्रॉपर्टी की अच्छी है दैट इज इट इज easily translocated. I'm sorry, this is easily translocated, chemically non-active, C and D. Okay, यहाँ पे options, the options are wrong here. Okay, यहाँ पे होना चाहिए the two options which are very correct, that is it is easily translocated. So sorry, easily translocated भी गलत है, chemically non-reactive भी ठीक है. Okay, so correct option is C and D. Correct option is, I'm sorry, chemically, okay, it's chemically non-reactive, okay, and it is osmotically inactive. Option number 3, that is B and D. 12th का सही ऑप्शन है 3, दैट इज बी एंड डी. बी इज केमिकली नॉन रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्ट नहीं करता इसलिए इट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज नॉट गेटिंग डिजॉल्व. ये भी एक बात हो गई, तो डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू. काफी इजी क्वेश्चन है कि यार हायर प्लांट्स में जो खाने का ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है. तो वी हैव ट्रांसफ्यूजन टिश्यू नहीं है, ट्रैकिड्स नहीं है, कंपेनियन सेल्स नहीं है. यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन है सिव एलिमेंट्स. कौन सा एलिमेंट? सिव एलिमेंट्स, ठीक है. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू सिव एलिमेंट्स. डन. ओके, व्हाट डज द डायग्राम रिप्रेजेंट? ओके, ये कौन सी टेक्निक को रिप्रेजेंट किया जा रहा है? तो हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन प्लांट प्रोडक्शन है, या फिर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर है, या फिर हाइड्रोलाइटिक प्लांट प्रोडक्शन है. ओके, सो यहाँ पे अगर आप ठीक से देखो, सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन, ठीक है, जहाँ पे लिक्विड एक ट्यूब के थ्रू मूव करता रहेगा, लिक्विड को पंप करते रह जाएंगे. ओके, और उसके अंदर के जो मिनरल कंटेंट्स है वो क्या करते हैं कि फ्लो होते रहेंगे पानी के साथ, ठीक है. तो यहाँ पे एक पंप के थ्रू पानी को स्टैग्नेंट नहीं रखा जाता है, पंप के थ्रू पानी को कंटिन्यूसली पंप किया जाता है. तो द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो होगा, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन आप बोल सकते हो स्पेसिफिकली, वो क्या करेगा, रोटेट होता रहेगा बार बार, वो एक जगह पे स्टैग्नेंट नहीं रहेगा, ठीक है. सो दिस इज द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन. द रप्चर एंड fractionation do not usually occur in the water column in vessel or tracheids during the ascent of sap because of, ठीक है. सो यहाँ पे the rupture and fraction do not usually occur in the water column in the vessel or tracheids during the ascent of sap because of. ओके, ठीक है. यहाँ पे कौन से चीज की बात हो रही है कि जब वाटर कॉलम क्रिएट होता है ना, पानी नीचे से ऊपर की तरफ जब मूव करता है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो काम करती है, जो वाटर मॉलिक्यूल को एक कॉलम के फॉर्म में ऊपर लेके जाती है, दैट इज द कोहेसिव फोर्स एंड द एडहेसिव फोर्स. ऑप्शन नंबर 3. ओके, इसकी वजह से वाटर क्या होता है, पूरा एक कॉलम की तरह राइज होता है. अगर कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स नहीं होता तो पानी जो होता है ना, वो ठीक से ऊपर पुल अप नहीं हो पाता, वो फ्रैक्शंस में ऊपर जाता, थोड़े थोड़े अमाउंट में ऊपर जाता है, एंड दैट वाज नॉट फ्रूटफुल, ठीक है. तो जो आप जैसे जाइलम को अगर आप कट करोगे ना, तो पूरा पानी एक कॉलम एक साथ मूव करता है ऊपर, स्मॉल अमाउंट्स में या फ्रैक्शंस में मूव नहीं करता, एंड इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोहेसिव एंड द एडहेसिव फोर्स. समझ में आ गया, ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स. ओके, एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. आप दूसरे क्वेश्चंस करो, ठीक है, बट उसके साथ ही क्वेश्चंस को भी ठीक से एक बार रेफर कर लेना, ठीक है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट वी वुड डू इज वी वुड अगेन come up with some new questions from the new topic. ठीक है, so I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll talk about the new content. ठीक है, चलो, bye bye.